हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्लस अल्ट्रा बायोलॉजी। तो अभी तक आपने पिछला वीडियो तो देख ही लिया होगा और मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि वहां पे आपको चीजें समझ भी आ गई होंगी। साथ ही साथ आपका दिमाग अभी तक बिल्कुल एक्टिव मोड में आ चुका होगा। अगर इन सभी क्वेश्चन का आंसर है हाँ, तो आई वेलकम यू ऑल टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, जहां पे मैं और आप हम दोनों मिलकर रिवील करेंगे माइटोसिस के सभी छिपे हुए राज को। बट अगर आप उन बच्चों में से हो जिन्होंने अभी तक पहले लेक्चर को देखा ही नहीं है या फिर देखने के बाद भी थोड़ी बहुत चीजें न समझ आई हो, तो इस वीडियो को कर दो यहाँ पे पॉज। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पिछले लेक्चर का लिंक, उसमें वापस जाओ और उसको अच्छी तरह से देखो, वो सारे के सारे जिन्होंने अभी तक देखा ही नहीं है। वेयरएज वो जिन्हें कोई भी कॉन्सेप्ट न समझ आया हो उसको रिपीट करके देख लो यार। पहली बार में नहीं तो कम से कम दूसरी बार में, तीसरी बार में समझ तो आ ही जाएगी। फिर भी अगर ना समझ आए तो उस वाले वीडियो में या फिर इसमें या किसी भी वीडियो में कमेंट करना, फिर हम मिलकर देखेंगे कि उस वाले पार्ट का करना क्या है। तो इतनी बातें अगर हो गई हो तो फटाफट हम शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति, जहां पे मैं आपको पूछूंगा थोड़े बहुत सवाल और हम दोनों को यह पता चल जाएगा कि आपको कितने कॉन्सेप्ट समझ आ चुके हैं और कहां कहां आप लैग कर रहे हो। तो सबसे पहला सवाल आप ये बताओ कि अगर मुझे सेल साइकिल को स्टडी करना है तो क्या मैं ह्यूमन के एक हार्ट के सेल, एक कार्डियक सेल में उसे स्टडी कर सकता हूं या नहीं? एक कार्डियक सेल को मैं कल्चर करके उसमें ये स्टडी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? बताओ बताओ, पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? अगर आपने इसका आंसर दे दिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे ये बताओ कि जीवन फेज में न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज होता है या नहीं? फिर ये बताना कि हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस एंड टिब्यूलिन प्रोटीन सिंथेसिस हम कौन कौन से फेजेस में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताओ कि डीएनए का अमाउंट 2C कौन से फेज में होता है? इंटरफेज की अगर हम बात करें तो 2C कौन से फेज में होता है और 4C कौन से फेज में होता है? अगर आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स प्रॉपर्ली कर पाए हो, जिन्हें आप क्रॉस चेक करना अपने नोट्स के साथ या फिर अभी जब हम रिवीजन करेंगे तब, अगर आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर्स प्रॉपर्ली कर पाए हो तो कांग्रेचुलेशंस, आपको पिछला वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया है और आप बिल्कुल तैयार हो इस लेक्चर में आगे बढ़ने के लिए। बट अगर आप किसी भी पार्ट को अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाए या फिर आपने बहुत ज्यादा टाइम लगाया, तो मैं ये रेकमेंड करूंगा आपको कि पिछले वीडियो में वापस जाकर उन सभी पार्ट्स को, आपको टाइम स्टैम्प्स बिल्कुल मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, रिविजिट करना ताकि आपको चीजें अच्छे से रिवाइज हो जाए, क्योंकि आप रिवीजन में लैग कर रहे हो। मेन पॉइंट ये है। रिवीजन शुरू करने से पहले आप जरा वो 3 नेक कारनामे कर लो जिन्हें मैं सबसे पहले आपको करने को कहता हूं, विच आर वीडियो को कर दो बड़ा वाला लाइक अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो। सेकेंडली, चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर आप मेरे वीडियोस को करते हो रेगुलरली फॉलो, और साथ ही इन सभी वीडियोस को कर दो शेयर अपने सभी दोस्तों के साथ और कर दो भला उनके साथ साथ प्लस अल्ट्रा बायोलॉजी का भी। तो विदाउट फर्दर अडू हम फटाफट शुरू करते हैं रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसे पहले यह कहा था कि सेल साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एक सेल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल साइकिल। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो भी हम दोनों को पता चल जाएगा। फिर हमने ये कहा था कि सेल साइकिल कंप्राइजेस ऑफ सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक फेज में होता है, अनलाइक सेल ग्रोथ जो कि थ्रू आउट द सेल साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। नेक्स्ट हमने ये कहा था कि सेल साइकिल को स्टडी करने के लिए हम ह्यूमन के कुछ सेल्स को लेके लैब में कल्चर करते हैं एंड देन हम उसे माइक्रोस्कोप के अंडर उसके सेल साइकिल के पूरे प्रोसेस को स्टडी करते हैं। अब यहां पे सवाल आ जाता है कि कौन से सेल्स को मुझे कल्चर करना है, तो हम उन्हीं सेल्स को कल्चर कर सकते हैं जो कि एक्टिव सेल डिवीजन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोन मैरो के सेल्स में एक्टिव सेल डिवीजन होती है। सिमिलरली हम हमारे स्किन के सेल को भी स्टडी कर सकते हैं सेल साइकिल को देखने के लिए या सेल डिवीजन को स्टडी करने के लिए। सिमिलरली अगर आप कहो तो हम जाइगोट में भी सेल साइकिल को स्टडी कर सकते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि हम अनियन के रूट टिप में भी सेल साइकिल को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं जो कि एक्टिव सेल डिवीजन शो करती है। तो आई होप कि आपको इसी में अपने पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो कि क्या मैं कार्डियक सेल्स में सेल साइकिल को स्टडी कर सकता हूं। तो इसका आंसर है नहीं, मैं ऐसा इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज कार्डियक सेल एक्टिव सेल डिवीजन शो नहीं करते। फिर हमने ये कहा था कि अगर एक टिपिकल सेल की बात करूं, ह्यूमन के सेल्स की बात करते हैं, तो उसे 24 आवर्स लगता है अपना सेल साइकिल कंप्लीट करने में, वेयरएज यही चीज एक यीस्ट में 90 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाती है। इससे हमें यह पता चलता है कि सेल साइकिल, इसका टाइम वेरी करता है फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड एक ऑर्गेनिज्म में भी फ्रॉम सेल टू सेल। एक सेल में अलग टाइम लगेगा, वेयरएज दूसरे टाइप के सेल में डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा होगा। देन हमने ये कहा था कि पूरे सेल साइकिल में हमारे पास होता है इंटरफेज एंड एम फेज।
इंटरफेज को हम डिवाइड करते हैं इनटू G1, S एंड G2 फेजेस में, whereas M फेज हमारा माइटोटिक फेज है. इंटरफेज lasts for more than 95% of the cell cycle, whereas mitotic phase lasts for around 5%. फिर हमने ये कहा था कि इंटरफेज में भी सबसे बड़ा फेज है G1 फेज, एंड देन उससे छोटा है हमारे पास S फेज, S फेज से छोटा है G2 फेज, G2 फेज से भी हमारे पास छोटा है हमारा M फेज विच इज अ माइटोटिक फेज, जो कि अराउंड 1 घंटे का होता है. एनसीईआरटी में डेटा गिवन है अराउंड 1 आवर का माइटोटिक फेज हमारे पास होता है. फिर हमने कुछ डीप बातें करी थी जहां पे मैंने आपको यह कहा था कि सेल साइकिल बीइंग अ साइकिल, उसमें कोई भी स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट नहीं होती, बट उसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है. एंड देन हमने ये कहा था कि सेल साइकिल में डिफरेंट फेजेस को हमने हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से नाम दिया है. रियलिटी में फेजेस एग्जिस्ट नहीं करती, तो एग्जिस्ट क्या करती हैं? रियलिटी में चेंजेस हो रही होती है, यानी कि कॉन्स्टेंटली एक के बाद एक चेंज हो रहा है उस सेल में, जिनको हमने क्लब करके अलग अलग फेजेस का नाम दिया है ताकि हम उसको स्टडी कर पाए. इससे हमें यह पता चलता है कि सेल साइकिल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां पे लगातार चेंजेस हो रही है. फिर हमने इंटरफेज की बात करी थी. इंटरफेज इज ऑल्सो नोन एज रेस्टिंग फेज, बट रेस्टिंग फेज का यह मतलब नहीं है कि यहां पे कोई भी काम नहीं हो रहा. यहां पे सेल मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव है, यानी कि सेल माइटोटिक फेज में जाके डिवाइड करे उससे पहले वो सभी अपने पुराने अधूरे काम को पूरा करता है, यानी कि वो सभी प्रीरिक्विजिट चीजों को चेक करता है ताकि वो माइटोटिक फेज में जाके आगे प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाए. और एम फेज स्टैंड्स फॉर माइटोटिक फेज, जिसमें एक्टिव सेल डिवीजन हो रही होती है. इंटरफेज में हमें देखने को मिलता है G1, S, G2 एंड G0 फेज. G1 फेज में आने के बाद हमने ये कहा था कि G1 फेज में सेल ग्रोथ हो रही होती है, जो कि पहले ही हमने कह दिया कि सेल ग्रोथ कंटिन्यूज थ्रू आउट द सेल साइकिल. फिर हमने ये कहा था कि यहां पे आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस होगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हमें यहां पे देखने को मिलेगा. फिर हमने ये कहा था कि न्यूक्लियस का साइज कांस्टेंट रहेगा. कांस्टेंट इसलिए क्योंकि डीएनए का अमाउंट यहां पे अभी तक फिक्स्ड है, डीएनए का अमाउंट अभी इंक्रीज नहीं हुआ है. फिर हमने ये कहा था कि G1 फेज also depends upon the duration of G1 phase also depends upon external metabolic factor, यानी कि कुछ एक्सटर्नल चीजों पे भी G1 फेज डिपेंड करता है. इसीलिए सबसे ज्यादा वेरिएबल है G1 फेज ड्यूरेशन में. G1 फेज थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है टाइम पीरियड में, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड है, थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम भी हो सकता है. फिर हमने ये कहा था कि G1 फेज में डीएनए लूज क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है न्यूक्लियस में, यानी कि हमें क्रोमोसोम्स देखने को नहीं मिलते. इनफैक्ट हमें क्रोमोसोम्स पूरे के पूरे इंटरफेज में कहीं भी देखने को नहीं मिलते. क्रोमोसोम्स हमें एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज में देखने को मिलते हैं, जहां पे क्रोमैटिन मटेरियल की कंडेंसेशन होती है, जो कि आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है. फिर हमने ये कहा था कि G1 फेज के बाद हम एक और फेज देख रहे होते हैं जो कि हमारा G0 फेज होता है. G0 फेज क्या होता है ये हम समझेंगे. जब भी कोई सेल G1 फेज में आ जाता है तो उसके पास टोटल 3 ऑप्शन होते हैं कैरी आउट करने को. सबसे पहला, अगर वो सेल ये देख रहा है कि उसके पास सारी चीजें प्रॉपर्ली है, क्योंकि मैंने ये कहा है कि सेल साइकिल का जो प्रोसेस है ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है, तो अगर जेनेटिकली कंट्रोल्ड है और ये चीज पता चलता है कि सेल में सारी चीजें प्रॉपर्ली लेवल में है, जो चीजें होनी चाहिए उसके पास सेल साइकिल में आगे बढ़ने के लिए वो सारी चीजें उसके पास है, डीएनए में कोई डैमेज नहीं है, क्योंकि डीएनए डैमेज रिपेयर भी G1 फेज में हम चेक कर रहे होते हैं. तो अगर सारी चीजें प्रॉपर्ली जा रही हैं तो सेल S फेज में एंटर कर जाएगा और उसके बाद वो बाउंड टू डिवाइड है. इसके सिवाय सेल के पास 2 और ऑप्शन होते हैं. सो उनमें से सबसे पहला ये ऑप्शन है कि अगर कोई भी गड़बड़ आ जाए सेल में, लाइक डीएनए में कोई गड़बड़ी आ गई या फिर अभी कुछ प्रॉपर कंडीशन नहीं है उसके पास डिवाइड करने को, उसके पास रॉ मटेरियल नहीं है अभी तक, तो वो सेल G0 फेज में एंटर कर जाएगा. और थर्ड ऑप्शन उसके पास ये है कि वो सेल हो जाए हाईली डिफरेंशिएट और उसके बाद वो आगे कभी डिवाइड ना करे. बट यहां पे एक समझने वाली बात ये थी कि कोई भी सेल जो कि G0 फेज में एंटर करता है वो अभी भी पूरी तरह से मेटाबॉलिकली एक्टिव तो है, बट वो भी डिवाइड नहीं कर रहा. डिवाइड कर सकता है अगर सेल को ऐसा लगे कि उसे डिवाइड करने की फर्दर नीड है उन सेल्स को, तो वो उन सेल्स को G0 फेज से निकालकर वापस G1 फेज में ले आएंगे. वो G1 फेज को कंटिन्यू करेगा एंड देन वो S फेज में आगे जाके पूरे साइकिल को रिपीट कर रहा होगा. उसके बाद हमने ये कहा था कि नेक्स्ट हमारे पास आता है S फेज. S फेज वेरी इंपॉर्टेंट फेज, क्योंकि यहां पे होती है डीएनए का रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए के अमाउंट को मैं कर दूंगा 2C से लेके डबल और बना दूंगा 4C. इसका मतलब हमें यह भी समझ आता है कि G1 फेज में डीएनए का अमाउंट था 2C, S फेज में डीएनए डबल होने के बाद यानी कि डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद अमाउंट बन जाता है 4C, जो कि हम G2 फेज में देख रहे होते हैं. बट इसमें यह भी समझना बहुत जरूरी है कि क्रोमोसोम्स का नंबर डबल नहीं हो रहा, सिर्फ अमाउंट 2C से 4C हो रहा है. प्लॉइडी अभी भी वही है.
इस वाले टॉपिक को आप अच्छे से समझो, उसके लिए आप पिछले लेक्चर में वापस जाकर उस वाले पार्ट को जो कि मैंने एंड में एक्सप्लेन करा है प्लॉइडी ऑफ क्रोमोसोम्स को, वहां पे आप इस चीज को देख सकते हो। फिर हमने एस फेज के बारे में यह भी कहा था कि एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। हिस्टोन प्रोटीन का क्या काम है? हिस्टोन प्रोटीन का काम डीएनए के पैकेजिंग में आता है। साथ ही सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट होते हैं एस फेज में, इनका काम स्पिंडल फाइबर बनाना है। फिर हमने ये कहा था कि क्योंकि मैं डीएनए के अमाउंट को यहां पे डबल कर रहा हूं, इसीलिए न्यूक्लियस का साइज भी यहां पे मुझे इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। फिर हम आ गए थे हमारे G2 फेज में। G2 फेज बहुत ही एक छोटा सा फेज जहां पे हमें कंटिन्यू होगा आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस, साथ ही हमें टिब्यूलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन यहां पे देखने को मिलेगा। टिब्यूलिन प्रोटीन का काम क्या है? इसका काम है स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करना। साथ ही हमने ये कहा था कि सभी ऑर्गेनल्स आके इस फेज में डुप्लीकेट हो जाएंगे, जैसे कि हमारे प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया भी इसी फेज में आके डुप्लीकेट हो जाएंगे। इन सभी चीजों के बाद, क्योंकि अब हमने इंटरफेस को कर लिया था कंप्लीट, हमने लास्ट में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस को डिस्कस किया था कि एनिमल्स की अगर बात करो तो एनिमल्स में माइटोसिस हमें उसके सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल में देखने को मिलता है, वेरएज अगर आप प्लांट्स की बात करो तो प्लांट्स में माइटोसिस उसके डिप्लॉयड एज वेल एज उसके हेप्लॉयड सेल दोनों में ही देखने को मिलता है। एनिमल में एक्सेप्शन है, फॉर एग्जांपल मेल हनी बी में हमें उसके हेप्लॉयड सेल्स में भी माइटोसिस देखने को मिलता है। इसी के साथ हमने कर लिया पिछले लेक्चर को पूरी तरह से रिकैप, और अब आपको सारे टॉपिक्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रिकैप हो गए होंगे। तो अब हम फटाफट शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम ये देखेंगे कि एम फेज यानी कि माइटोटिक फेज क्या होता है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर। और अपने पेन और नोटबुक फटाफट अब निकाल लो और सभी नोट्स को अच्छी तरह से बनाना, बीच बीच में वीडियोस को पॉज करना और नोट्स बनाना, ताकि बाद में आप उन नोट्स से ही रिवीजन कर पाओ और अगले लेक्चर पे जब हम केबीसी खेले तो आप उन क्वेश्चंस का प्रॉपर्ली आंसर दे पाओ। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो अब हम पहले एम फेज या माइटोसिस फेज के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द वेरियस स्टेजेस ऑफ माइटोसिस लाइक प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, कि ये चारों स्टेजेस होते क्या हैं और इनमें किस किस तरह के चेंजेस कैरी आउट होते हैं। तो बेसिक फीचर में एक बात जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको कही थी कि जब भी हम माइटोसिस की बात करेंगे ये चीज आप ध्यान रखना कि इट इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिविजन। इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहूंगा इसको? बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज इक्वल। यानी कि जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनाएगा तो उन दोनों डॉटर सेल में, या फिर आप उस पेरेंट सेल की बात करो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल होंगे। जैसे अगर ह्यूमंस की बात करूं तो 46 क्रोमोसोम्स है हमारे एक डिप्लॉयड सेल में। जैसे कि अगर सपोज स्किन सेल की बात करते हैं तो वहां पे डिप्लॉयड सेल में 46 क्रोमोसोम है। तो अगर मैं उसमें माइटोसिस करवाऊं या फिर इक्वेशनल डिवीजन करवाऊं तो जो दो प्रोजेनी सेल्स या दो डॉटर सेल मुझे मिलेंगे उन दोनों में भी 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी कहती है ये कि माइटोसिस एक ड्रामेटिक पीरियड है सेल साइकिल का। ड्रामेटिक क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप के चेंजेस मुझे नजर आ रहे हैं, जिसको वो ये कहती है कि मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सेल अकर। यानी कि मैं ये कहूंगा कि हमने G1S G2 में जो हमने कहा था कि सेल ऑर्गेनल्स को डिवाइड कर लेते हैं या फिर डीएनए रेप्लिकेशन कर लेते हैं, तो वो चीजें तो हमने वहां पे कर ली थी। बट अब माइटोसिस में आके उन सभी नए कंपोनेंट्स को जो हमने बनाया था, या फिर मैं कहूं कि पुराने कंपोनेंट्स को डिवाइड किया था, उनको अब रीऑर्गेनाइज करना है, या मैं कहूं कि रीअरेंज करना है। इस सेल में एक सेल को डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाने हैं और उसके बाद उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। और उसके बाद आता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बार बार चीख कर ये कहा था कि सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, जो एनसीईआरटी में कहती है। इसका ये मतलब है कि क्लियर कट लाइन बिटवीन वेरियस स्टेजेस डज नॉट एग्जिस्ट, जो उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि सेल डिवीजन में लगातार चेंजेस हो रहे हैं एक के बाद एक, और हमने हमारे कन्वीनियंस के लिए उन चेंजेस को अलग अलग फेजेस का नाम दे दिया है कि चेंजेस A B C D इतने देर से इतने देर तक हुआ, इसको एक फेज का नाम दे देते हैं। इसके बाद के सर्टेन टाइम के गैप में जितने भी अलग अलग टाइप के चेंज होंगे उसको एक फेज का नाम दे देंगे। और यही चीज एनसीईआरटी कहती है कि एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है ये सेल साइकिल का। इसका मतलब कि कोई क्लियर कट लाइन नहीं नजर आता मुझे किसी भी दो टाइप के चेंजेस के बीच में, या मैं कहूं कि किसी दो स्टेजेस के बीच में। प्रोफेज के बाद अगर आप मेटाफेज में जाते हो तो ऐसी बात
नहीं है कि कोई क्लियर कट लाइन यानी कि प्रोफेज के एंड में कि सेल अब रुक जाए और आप इसको देखकर ये बता पाओ कि हाँ अब प्रोफेज पूरी तरह से खत्म हो गया और अब मेटाफेज शुरू होगा, ऐसी बात नहीं है। चेंजेस लगातार हो रही हैं, हमने उन चेंजेस को फेजेस का नाम दे दिया है। और ये चीज अब अभी इस लेक्चर में आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगी जब हम प्रोफेज मेटाफेज को डिटेल्स में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम ये कहते हैं कि वन पेरेंट सेल गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स, जो कि आप यहां पे देख पाओगे एक पेरेंट सेल है वो डिवाइड करेगा और दो डॉटर सेल्स को राइज करेगा, एंड ऑल द थ्री सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू वन अनदर। वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखने को, यानी कि चाहे मैं इन दोनों डॉटर सेल्स की बात करूं या फिर मैं पेरेंट सेल की बात करूं, ये सारे के सारे सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। इनके जेनेटिक जो मेकअप है वो दोनों आइडेंटिकल होगा इन सारे सेल्स में। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट वेरिएशन डज नॉट अकर इन माइटोसिस। माइटोसिस में वेरिएशन क्रिएट नहीं हो रहा। ध्यान रखने वाली बात कि जब भी मैं वेरिएशन कहता हूं तो मैं उसके जेनेटिक वेरिएशन की बात करता हूं, मैं उसके जीन्स की बात करता हूं। यानी कि चाहे मैं पेरेंट सेल की बात करूं या फिर मैं उसके डॉटर सेल की बात करूं, जेनेटिक मेकअप सबके सब सेल्स में एक जैसा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वेरिएशन नॉट अकर। अगर इतनी बात क्लियर है तो हम फटाफट आगे की कहानी देखते हैं। नेक्स्ट मैं ये कहूंगा कि माइटोसिस अकर्स इन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड सेल्स ऑफ प्लांट्स। जब भी मैं एन लिखूं आप समझ जाना मैं हैप्लॉइड कंडीशन की बात कर रहा हूं, वैसे जब भी मैं 2n लिखूं तो वहां पे मैं डिप्लॉयड कंडीशन की बात कर रहा हूँ। सो अगर प्लांट्स की हम बात करें, जैसा कि पिछले लेक्चर के एंड में चीज कहा था, तो प्लांट्स में उसके हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों ही टाइप के सेल्स में माइटोसिस हम देख सकते हैं। वेरएज अगर आप एनिमल्स की बात करो तो सिर्फ उसके डिप्लॉयड सेल्स में माइटोसिस होती है, एनिमल्स के हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस नहीं होती। इसको हमने डिटेल में पिछले लेक्चर के एंड में देखा था। एनिमल्स के केस में कुछ एक्सेप्शन है, बट एक्सेप्शन हम नहीं देखेंगे। तो इन जनरल मैं कहूं तो प्लांट्स के हैप्लॉइड डिप्लॉयड दोनों में और एनिमल्स के डिप्लॉयड में। इसके बाद एक क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाई इज वेरिएशन नॉट नीडेड इन माइटोसिस। इसका जरा आप मुझे आंसर करो सोच के कि मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ये कहा था कि माइटोसिस में वेरिएशन नहीं होती। हमने ये कहा था कि पेरेंट सेल और जो मेरे प्रोजनी वाले सेल है दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, जिसको मैंने कहा था कि वेरिएशन नॉट अकर। तो अगर मैं एक सवाल पूछूं कि वेरिएशन नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि वेरिएशन की नीड नहीं होगी, इसीलिए वेरिएशन नहीं हो रही। तो क्या रीजन है कि माइटोसिस में वेरिएशन की नीड नहीं है? जरा आप इसको सोच कर देखो कि वेरिएशन की जरूरत ही क्यों नहीं है। इस चीज को अगर मैं आपको बताऊं तो इसको हम एक एग्जांपल से ऐसे समझेंगे कि सपोज हमारे स्किन के सेल में मैंने कहा है कि जैसे स्किन के सेल में अगर कोई डैमेज हो जाए तो माइटोसिस की वजह से सेल का रिप्लेसमेंट हो जाता है। जो एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनते हैं और उसके बाद वो उस डिस्ट्रॉयड सेल है जो मेरे डैमेज हो चुके हैं उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर आप इसको सोच कर देखो कि लेट सपोज वेरिएशन हो रही होती माइटोसिस में, तो मेरे स्किन के सेल में वो एक सेल जो पहले था वो अब डिवाइड होके कुछ वेरिएशन हो रही है तो नए टाइप के सेल्स बना देगा। तो ये जरा अजीब सी बात नहीं हो गई कि मेरे स्किन में यहां पे एक टाइप का सेल है और साइड में उसके दूसरे टाइप का सेल है? तो ये जरा गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि वेरिएशन नीडेड नहीं है, क्योंकि जितने भी सेल्स होंगे मेरे स्किन में वो सब के सब एक ही टाइप के होंगे। बॉडी को जितने भी डिप्लॉयड सेल्स लगाने हैं, सपोज कर लो अगर मैं स्किन की बात कर रहा हूं या फिर आप मान लो मैं मेरे किसी ऑर्गन ले लो, मैं किसी ऑर्गन की बात कर रहा हूं, मैं मेरे लिवर की बात कर रहा हूं, लिवर में माइटोसिस हो रही है जिसकी वजह से सेल डिवाइड हो रहा है। तो अगर वहां पे वेरिएशन क्रिएट हो जाए तो लिवर में माइटोसिस होगी और एक सेल नए टाइप के सेल्स बना देगा, जो कि गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि माइटोसिस में वेरिएशन की नीड ही नहीं है, इसीलिए माइटोसिस नहीं होती है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सोचने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नई बात बता दी मैंने, बट हमारे कॉन्सेप्ट को ये ज्यादा क्लियर कर रहा होता है, तो इसको भी हम ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम ये कहेंगे कि माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेजेस। मेजर 4 स्टेजेस एनसीईआरटी में ये कहती है, जिसमें हमने माइटोसिस को डिवाइड किया है। वो है मेरा सबसे पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज सबसे पहले, उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सिंस मैं एक साइकिल की बात कर रहा हूं तो साइकिल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट नहीं होता, पिछले लेक्चर में भी कहा था, बट उसका एक डायरेक्शन होता है। तो ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब इन चारों को क्लब करके मैं कैरियोकाइनेसिस का नाम देता हूं, यानी कि यहां पे मैं इन चारों स्टेजेस में उस सेल के न्यूक्लियस को डिवाइड करके पेरेंट से डॉटर न्यूक्लियाई बना रहा हूं। और इसके बाद आता है मेरा साइटोकाइनेसिस,
जिसमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। नाम बहुत ही आसान है याद रखना, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, तो जाहिर सी बात है कि कैरियोकाइनेसिस में बचा क्या, मेरा न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस में डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले मेरा न्यूक्लियस डिवाइड होता है और पेरेंट से डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है, और उसके बाद एक बार जब वो दोनों न्यूक्लियस डिवाइड हो गए तो अब हम पूरे साइटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं और जितने भी ऑर्गेनल्स वगैरह हैं उसकी हम रीअरेंजमेंट कर देते हैं, हम उसको डॉटर सेल्स में अलग अलग तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उस वाले प्रोसेस को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जिसमें मैं कह रहा हूं कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब यहां पे एक एक्स्ट्रा डेटा जो आप याद रखो, जो हमें एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछ लेते हैं, वो ये कि ऑर्डर ऑफ ड्यूरेशन क्या है। यानी कि अगर मैं इन चारों फेजेस की बात करूं तो इसमें कौन सा फेज सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन सा, इस चीज को हम याद रखेंगे। PMTA इसके मदद से, P फॉर प्रोफेज, प्रोफेज लॉन्गेस्ट फेज है मेरे माइटोसिस का, इससे छोटा फेज मेरा मेटाफेज होता है, उसके बाद टेलोफेज होता है, एनाफेज नहीं है। आप ऐसा मत सोच लेना कि प्रोफेज मेटाफेज, अगर आप ऐसा सोच लो कि प्रोफेज सबसे बड़ा फिर छोटा मेटाफेज फिर एनाफेज फिर टेलोफेज, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे बड़ा मेरा प्रोफेज है, इससे छोटा मेटाफेज, उससे छोटा टेलोफेज, और सबसे छोटा फेज मेरे माइटोसिस का शॉर्टेस्ट फेज एनाफेज होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि नेम द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, तो वो मेरा एनाफेज, इसको याद रखना है। मेटाफेज और टेलोफेज में कहीं कहीं पे शफलिंग की हुई होती है, वो टेलोफेज को आगे रख देते हैं, मेटा को पीछे रख देते हैं, बट मेन इसमें याद रखना है कि प्रोफेज सबसे बड़ा होता है और एनाफेज सबसे छोटा होता है। और इंटरफेज में हमने क्या कहा था कि G1 सबसे बड़ा है, G1 से छोटा S है, S से छोटा यानी कि टाइम में उससे छोटा मेरा G2 फेज है, और सबसे छोटा मेरा M फेज है। M फेज में भी सबसे पहला प्रोफेज सबसे बड़ा होता है और एनाफेज मेरा सबसे छोटा होता है। इस वाले बात को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इतनी बातें अगर हमें समझ आ गई हैं तो अब हम फटाफट प्रोफेज को डिटेल में स्टडी करते हैं कि वो क्या क्या चेंजेस हैं जिसको क्लब करके मैं प्रोफेज का नाम देता हूं, उसको जरा अच्छे से देखते हैं, और उसको आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट डाउन करना ताकि आपको रिवीजन में बाद में मदद आए। प्रोफेज के बारे में मैं बताना शुरू करूं उससे पहले अपने फोकस लेवल को एकदम 100% कर लेना, क्योंकि इससे आगे अगर कोई भी पॉइंट आप स्किप करते हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात हो जाएगी, क्योंकि वो लिंक ब्रेक हो जाएगा और हमें चीजें प्रॉपर्ली समझ नहीं आएंगी। प्रोफेज में मैं ये कहता हूं कि इट इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल विच इज क्रोमैटिन फाइबर। हमें पता है क्रोमोसोमल मटेरियल जिसकी वो बात कर रहा है वो क्रोमैटिन फाइबर है, जो कि मैंने पहले भी कहा है कि क्रोमैटिन का वो धागा होता है जो कि स्प्रेड होता है मेरे पूरे न्यूक्लियस के अंदर में टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। यहां पे वो क्या कहना चाह रहा है कि इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन, इस वाले पॉइंट को बहुत ही अच्छे से ध्यान देंगे और इसके बारे में समझेंगे। हमने बार बार ये कहा है कि मेरे सेल साइकिल में चेंजेस कॉन्स्टेंटली हो रही हैं, एक के बाद एक चेंजेस लगातार हो रही हैं, और मैंने उन चेंजेस को क्लब करके अलग अलग फेजेस का नाम दिया है। इसका मतलब कि G2 फेज में अलग अलग चेंजेस हो रही होंगी, और उसके बाद मेरा M फेज आता है। M फेज में भी सबसे पहला फेज मेरा प्रोफेज होता है, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं। यानी कि G2 फेज के जो चेंजेस होंगे उसके बाद जैसे ही क्रोमोसोमल मटेरियल यानी कि वो जो डीएनए है जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर कह रहे हैं, वो धागा, वो जैसे ही कंडेंस होना शुरू हो, जैसे ही इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन हो उसकी, वैसे ही मैं कह दूंगा कि जी अब प्रोफेज स्टार्ट हो गया है। यहां से यही सिग्निफिकेंस है जो हम बार बार कहते हुए आए कि चेंजेस लगातार हो रही हैं और मैंने उन चेंजेस को क्लब करके अलग अलग स्टेजेस का नाम दिया है। तो प्रोफेज में मैंने क्या कहा, ये पॉइंट बहुत ही ध्यान रखेंगे कि जैसे ही कंडेंसेशन शुरू होगा उस क्रोमोसोमल मटेरियल का जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं, वैसे ही मैं कह दूंगा प्रोफेज स्टार्ट हो चुका है। और क्रोमैटिन फाइबर को कंडेंस करके मुझे क्या बनाना है, इसको कंडेंस करके मुझे क्रोमोसोम्स बनाने हैं। अब यहां पे एक और कैच जो हमें समझना है कि यहां पे उसने कहा है इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन, इसका मतलब कंडेंसेशन कंप्लीट नहीं हो रही होगी। क्रोमैटिन फाइबर पूरी तरह से कंडेंस होके एक प्रॉपर क्रोमोसोम यहां पे नहीं बनाएगा इस स्टेज में, यानी कि थ्रू आउट द प्रोफेज हम ये चीज देखेंगे। बाय द एंड वो एक हद तक कंडेंस होंगे, जो कि मैंने यहां पे दिखाया है। अगर मैं इसको और ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में बनाता, जैसे कि मैंने पिछले वाले लेक्चर में बनाया था, तो मैं वहां पे क्रोमोसोम्स को कुछ इस तरह से बना रहा था, बिल्कुल कंडेंस्ड फॉर्म में। बट इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ये अभी भी थोड़ा लूज फॉर्म में नजर आ रहा है, वेयरएज प्रॉपर कंडेंसेशन, या मैं ये कहूं कि कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन फाइबर टू फॉर्म क्रोमोसोम, इट अकर्स इन मेटाफेज। यहां पे इनिशिएशन हो रहा है। अब जरा इसके स्ट्रक्चर को मैं एक बार दोबारा से रिविजिट कर लेते हैं।
क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में हम क्या कहते हैं कि दो क्रोमेटिड होते हैं, क्रोमेटिड 1 एंड क्रोमेटिड 2। ये मेरा एक क्रोमेटिड है, वेयरएज ये मेरा दूसरा क्रोमेटिड है, और ये दोनों क्रोमेटिड अटैच्ड होते हैं अपने सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर वो पॉइंट है जहां पे वो अटैच्ड होते हैं। अब यहां पे एक और बात कि दो क्रोमेटिड कहां से आए, हमने एस फेज में डीएनए को रेप्लिकेट किया था। ये चीज तब भी बताया था कि अगर मान लो एस फेज से पहले यानी कि G1 फेज में वहां पे जो डीएनए प्रेजेंट है, मान लो मैं उसका क्रोमोसोम बनाता हूं तो वहां पे मुझे एक सिंगल क्रोमेटिड देखने को मिलता है। वेयरएज बाद में यानी कि जब रेप्लिकेशन हो गई डीएनए की, तो अगर मैं मान लो G2 फेज में उसका क्रोमोसोम बनाता हूं तो वो मुझे कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। बट माइटोटिक फेज जिसमें एक्चुअल में कंडेंसेशन होती है क्रोमोसोम की, यानी कि अब अगर आप इस क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा जहां पे आपको दो क्रोमेटिड्स नजर आएंगे और वो एक सेंट्रोमियर से अटैच है, ये आपको नजर आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रियोल की। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हमने कौन से स्टेज में किया था? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हमने एस फेज में किया था। वहां पे हमने क्या कहा था कि सेंट्रियोल जो एक ऑर्गेनल है वो डुप्लीकेट हो जाता है, यानी कि 1 से 2 में हम उसको डिवाइड कर देते हैं। यहां मैं ये कहूंगा कि दैट सेंट्रियोल इट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, यानी कि अगर ये मेरा एक सेल है तो इसके ऑपोजिट पोल, ये उसका एक पोल होगा, ये उसका एक पोल होगा, दोनों टिप्स को हम पोल कह रहे होते हैं। तो यहां पे सेंट्रियोल मूव करना शुरू होगा, यानी कि वो जिस भी जगह पे प्रेजेंट होगा उस टाइम पे सेल के साइटोप्लाज्म में, वो वहां से ऑपोजिट पोल्स की ओर मूव होना शुरू होगा। दो सेंट्रियोल है तो वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव होंगे। अब सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम, इन चीजों को जरा हम एक बार अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये मेरे सेल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में ये चीज प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड है, बट यहां पे हम उसको एक ग्लिम्स देखेंगे कि सेंट्रियोल एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और जब मैं ऐसे दो सेंट्रियोल को राइट एंगल पे अरेंज करता हूं, यानी कि दोनों एक दूसरे से राइट एंगल में होंगे, तब जो सेल ऑर्गेनल बनता है उसका नाम मैं कहता हूं कि वो सेंट्रोसोम है। यानी कि सेंट्रोसोम वो सेल ऑर्गेनल है जिसमें दो सेंट्रियोल राइट एंगल पे अरेंज्ड है, यानी कि इस ऑर्गेनल को मैंने नाम दिया सेंट्रोसोम, जिसमें दो सेंट्रियोल है। अब इस सेंट्रोसोम के इर्द गिर्द में कुछ प्रोटीनेशियस धागे जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं मेरे साइटोप्लाज्म में, धागे जिसको मैं माइक्रोट्यूब्यूल भी कह रहा हूं। तो यहां पे उन प्रोटीन के धागों को मैंने एक नाम दिया है जिसको हमें एकदम याद रखना है अच्छे से, उसको मैं एस्टर का नाम देता हूं, हम उसको एस्टर कहते हैं। यानी कि ये सेंट्रोसोम इट इज सराउंडेड बाय एस्टर। एस्टर क्या है? ये थ्रेड लाइक कुछ स्ट्रक्चर है जो कि रेडिएटिंग स्ट्रक्चर आप कह सकते हो, क्योंकि ये रेडिएट कर रहा है, इसे बाहर की ओर निकल रहा है, और इसको मैं एस्टर का नाम दे रहा हूं। अब जरा इसके सिग्निफिकेंस को देखेंगे हम यहां पे आगे। मैं ये कहता हूं कि प्रोफेज में इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल अकर, यानी कि वो स्पिंडल का फाइबर, वो धागा जो कि इस क्रोमोसोम से अटैच्ड होगा इसके सेंट्रोमियर में, और इसके बाद इसको अलग कर रहा होगा, यानी कि इसको खींच के दोनों पोल्स की ओर लेकर जाएगा मेरे सब्सिक्वेंट फेजेस में, वो माइटोटिक स्पिंडल बनना शुरू हो जाता है मेरे प्रोफेज में। प्रोफेज में मेरा कंडेंसेशन होना शुरू होगा क्रोमेटिन फाइबर का, साथ ही मेरा सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल्स में मूव करना चालू करेगा, और साथ ही मेरा माइटोटिक स्पिंडल असेंबली इनिशिएशन होगी। आप इस चीज को समझो कि काफी सारी चीजें प्रोफेज में एक साथ शुरू हो रही हैं, और ये सारे चेंजेस साइमल्टेनियसली एक के साइड में एक चेंजेस लगातार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक चेंज पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद दूसरा शुरू होगा, ऐसी बात नहीं है। ये साइड बाय साइड चेंजेस हो रही है, और इनको क्लब करके मैंने प्रोफेज का नाम दिया। और यहां पे एक चीज जो मैं और कहता हूं, और इसको ध्यान से सुनना, कि the process of formation of mitotic spindle is done by the centriole। centriole mitotic spindle को बनाता है। ये चीज पिछले वाले चैप्टर में सेल यूनिट ऑफ लाइफ में क्लियरली लिखी हुई है कि सेंट्रियोल मेरे स्पिंडल एपरेटस को बना रहा होता है। स्पिंडल एपरेटस क्या है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। बेसिकली आप ये समझो कि सेंट्रियोल ही वो सेल ऑर्गेनल है। सेंट्रोसोम मैं कह रहा हूं, सेंट्रियोल कह रहा हूं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें समझ में आ चुका है कि सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं जो कि राइट एंगल पे अरेंज होते हैं। तो मैंने क्या कहा कि सेंट्रोसोम में ये जो सेंट्रियोल है यही मेरे माइटोटिक स्पिंडल को बनाते हैं विथ द हेल्प ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल भी प्रोटीन के बने हुए धागे जैसे स्ट्रक्चर हैं जो कि इसके इर्द गिर्द अरेंज्ड है, और इसी को मैंने नाम दिया है एस्टर। ये एस्टर उस माइक्रोट्यूब्यूल को ही मैंने यहां पे नाम दे दिया है। सो माइक्रोट्यूब्यूल
एंड एनसीईआरटी कहती है सर्टेन प्रोटीनेशियस कंपोनेंट इन दी साइटोप्लाज्म। तो वो प्रोटीनेशियस कंपोनेंट क्या है? वो मेरा टिब्यूलिन प्रोटीन है। टिब्यूलिन प्रोटीन अगर आप याद करो तो इसको मैंने G2 फेज में बनाया था। G2 फेज में हमने टिब्यूलिन प्रोटीन बनाई थी और S फेज में हमने हिस्टोन प्रोटीन बनाई थी। तो मैंने क्या कंक्लूड किया कि सेंट्रियोल या आप कह लो कि सेंट्रोजोम मेरे माइटोटिक स्पिंडल को बनाते हैं और इसमें मदद कौन करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स और टिब्यूलिन प्रोटीन। इतनी बातें अगर अच्छे से क्लियर है तो अब हम फटाफट आगे की कहानी देखते हैं। तो अभी अभी हमने जिस स्पिंडल एपरेटस की बात की थी, इट कंसिस्ट्स ऑफ द सेंट्रोजोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड द स्पिंडल फाइबर। यानी कि अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं तो इसमें जो मेरा सेंट्रोजोम है उसके इर्द गिर्द जो माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, जिसको मैं यहाँ पे एस्टर का नाम दे रहा हूँ, और साथ ही जो स्पिंडल फाइबर बना रहा है, इन सारे चीज़ों को क्लब करके मैं स्पिंडल एपरेटस का नाम देता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि सेंट्रोजोम स्पिंडल एपरेटस बनाने में हेल्प करता है। अब प्लांट सेल के पास सेंट्रोजोम होता है एब्सेंट। ये चीज़ है हमने जब हम नन्हे मुन्ने बच्चे थे तब हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि प्लांट सेल के पास सेंट्रोजोम नहीं होता। इसीलिए मैं प्लांट सेल को कहूंगा इट इज एन एस्ट्रल, यानी कि इसके पास एस्टर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि एस्टर सेंट्रोजोम के इर्द गिर्द है। अगर सेंट्रोजोम ही नहीं है तो एस्टर ही नहीं है। तो अब आप बोलोगे कि भैया फिर ये बताओ कि प्लांट सेल में अगर सेंट्रोजोम नहीं है तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनाता कौन है? तो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट होंगे ना, और साथ ही यहाँ पे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन भी प्रेजेंट होगा। तो वो दोनों मिलकर प्लांट सेल के केस में स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। Whereas एनिमल सेल में मैं ये कहता हूं इट इज एम्फीएस्ट्रल। एम्फीएस्ट्रल का क्या मतलब है कि इसके पास दो एस्टर प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा है कि दो सेंट्रोजोम या मैं कह लूं उसका सेंट्रियोल, दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, यानी कि दो होंगे और उन दोनों के पास अपना एस्टर होगा। इसीलिए मैंने एनिमल को कहा कि वो एम्फीएस्ट्रल है, वेरएज प्लांट मेरा एनएस्ट्रल है। और एट द एंड मैं ये कहता हूं कि प्रोफेज एंड्स व्हेन गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर। अब इस चीज को मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जो मैं बार बार कहता आया हूं, मैं फिर से कहूंगा कि यहां पे चेंजेस हो रही हैं साइमल्टेनियसली। G2 फेज में कुछ चेंजेस हो रही होंगी, उसके बाद सपोज कर लो G2 फेज में कुछ XYZ चेंज हो रही होगी, और उसके बाद मेरा क्रोमोसोम का जो मटेरियल है विच इज क्रोमैटिन फाइबर वो कंडेंस होना शुरू हुआ होगा। जैसे ही क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होना चालू होगा मैं कह दूंगा देखो अब प्रोफेज होना शुरू हो गया। इसी तरह से प्रोफेज में लगातार कुछ चेंज होंगे। जैसा कि मैंने सबसे पहले कहा कि क्रोमैटिन फाइबर का कंडेंसेशन प्रोफेज में हो रहा है, फिर मैंने ये कहा कि सेंट्रोजोम ऑपोजिट पोल में मूव करना शुरू कर रहे हैं, फिर मैंने कहा कि माइटोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन शुरू हो रहा है। तो ये सारे चेंजेस साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड हो रहे हैं, लगातार चेंजेस कैरी आउट हो रहे हैं। तो जैसे ही इसी तरह से कुछ चेंजेस मुझे नजर आएंगे कि गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर, ये सारी चीजें डिसअपियर हो रही है, वैसे ही मैं कह दूंगा कि प्रोफेज अब एंड हो गया है। ये सारे चेंजेस मैं माइक्रोस्कोप के अंडर में कॉन्स्टेंटली स्टडी कर रहा हूं और उन चेंजेस को क्लब करके मैं नाम दे रहा हूं। तो इसीलिए हम एक स्टेटमेंट ये कह रहे होते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप का डिसअपियर होना इट मार्क्स द एंड ऑफ प्रोफेज। अब यहां पे एक कैच ये है कि न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट नहीं होता। न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होना या कहूं मैं डिसअपियर होना शुरू होता है तो मैं कह देता हूं कि प्रोफेज एंड हो गया है। ये ठीक उसी तरह है जैसे मैंने पीछे ये कहा था कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होना शुरू हुआ था। क्रोमोसोम कंप्लीटली कंडेंस नहीं हुआ प्रोफेज में, कंप्लीट कंडेंसेशन मेटाफेज में होगी। इसी तरह से न्यूक्लियर एनवेलप, मैं ये कहूंगा जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरह से गायब हो जाए वैसे ही मेटाफेज शुरू हो जाता है। इस वाले फेज में पूरी तरह से गायब नहीं होता है। तो अगर अब आप इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से देखो और इसको अच्छे से अपने सुंदर सुंदर हाथों से सुंदर सुंदर राइटिंग से बनाना अपने नोटबुक में। यहाँ पे मैंने सबसे पहले सेल बनाया है, यहाँ पे एक सेंट्रोजोम है, दूसरा सेंट्रोजोम, उसके इर्द गिर्द एस्टर है और ये स्पिंडल फाइबर। तो ये कंप्लीट मेरा स्पिंडल एपरेटस, और ये ऑपोजिट पोल में मूव करना शुरू हो गए। ऑपोजिट पोल में पहुंचे नहीं है अभी तक, जब पहुंच जाएंगे तब मैं कहूंगा कि मेटाफेज वाला फेज आ चुका है। इसी तरह से ये उसका न्यूक्लियर एनवेलप रहा, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट करना शुरू हो गया है। उसी तरह से उसके अंदर उसका क्रोमोसोम मैं बोलूं तो क्रोमोसोम कंडेंस होना शुरू हो गया था। ये क्रोमोसोम्स पूरी तरह से कंडेंस नहीं हुए, पूरी तरह से कंडेंस कब होंगे? मेटाफेज वाले फेज में होंगे। तो एक स्टेटमेंट जो मैं ये कहता हूं कि क्रोमोसोम लुक लाइक बॉल ऑफ वुल कॉल्ड स्पाइरीम स्टेज। ये स्पाइरीम स्टेज, ये वर्ड एक्स्ट्रा डेटा है, इसको याद कर लेना, कभी कभार पूछ लेते हैं ये आपके एग्जाम्स में। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये समझना है कि वो
ऊन के उस गोले की तरह नजर आएगा। यानी कि पहले वो डीएनए यानी कि वो लूज थ्रेड ऑफ वुल, जिसको आप एनालॉजी ले लो, तो वो फैला हुआ था मेरे पूरे न्यूक्लियस के अंदर में। बट अब उसको मैंने कंडेंस करना शुरू किया। तो ध्यान से देखना कंडेंस किया कैसे। हिस्टोन प्रोटीन मैंने एस फेज में बनाई थी। उस हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द मैंने उस क्रोमैटिन फाइबर को लपेटना शुरू किया, उसको मैं उसके अराउंड रोल करूंगा और इसी तरह से मैं उसको कंडेंस करके क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जिसको वो एनालॉजी ले रहा है बॉल ऑफ वुल के साथ, जिसको मैं स्पाइरिंग स्टेज कहता हूं। इस चीज को चाहे तो याद कर सकते हैं। इस डायग्राम को बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। एग्जाम में वो डायग्राम दे देता है और ये कहता है कि बताओ ये कौन सा फेज है, प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है, टीलोफेज है। आपको डायग्राम ध्यान रखना है। एनसीईआरटी में अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज उसने अलग अलग बनाया, यहाँ पे मैंने एक ही स्टेज बनाया। डिफरेंस यही है, अर्ली प्रोफेज में उसने इसको और ज्यादा लूज में दिखाया होगा। उसका जो क्रोमोसोम उसने अर्ली प्रोफेज में दिखाया है वो और भी ज्यादा लूज है, वेराज लेट प्रोफेज में जो उसने क्रोमोसोम एनसीईआरटी में दिखा रखा है वो इससे यानी कि अर्ली वाले से ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में है। वेराज लेट प्रोफेज में आप देखोगे एनसीईआरटी में तो ये न्यूक्लियर एनवेलप की मैं बात करूं वो डिसइंटीग्रेट करना चालू हो गया। एनसीईआरटी में उसने सेंट्रोजोम ड्रॉ नहीं कर रखा, बट सेंट्रोजोम हमने सिंस राइटअप में लिखा है तो उसको मैं यहाँ पे बनाऊंगा कि सेंट्रोजोम ऑपोजिट पोल में मूव करना शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ मेरा प्रोफेज होता है कंप्लीट। अब हम मेटाफेज में मूव करेंगे, जहां पे मैं ये कहूंगा कि न्यूक्लियर एनवेलप का पूरी तरह से डिसअपियर होना मेटाफेज के बिगिनिंग को मार्क करता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। न्यूक्लियर एनवेलप लगातार डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया था। मैंने कहा कि ये प्रोफेज चल रहा है, यानी कि प्रोफेज एंड हो गया मैंने कहा। बट जब पूरी तरह से न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाए उसी पल में मैं ये कह दूंगा कि अब मेटाफेज यहां से शुरू हो गया है। इसी तरह से मैं मेटाफेज में आगे जाके ये कहूंगा कि क्रोमोसोम पूरी तरह से कंडेंस हो गया है, मेरे सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल में पहुंच गए हैं, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर में अटैच हो गए हैं। इस तरह से मैं चीजें वहां पे कह रहा हूं। तो प्रोफेज यहां तक है, इसके बाद हम फटाफट मेटाफेज को देखते हैं। तो मेटाफेज में हम सबसे पहले ये कहते हैं कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द बिगनिंग ऑफ मेटाफेज। इस पॉइंट के मतलब को जरा डिटेल में समझते हैं। मैंने ये कहा है कि पूरा का पूरा सेल साइकिल एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका साफ साफ ये मतलब होता है कि चीजें यहाँ पे कंटिन्यूएशन में हो रही है, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेप बिल्कुल अचानक से हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि चीजें चल रही है, चेंजेस हो रही हैं और अचानक से न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाए। ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसका ये मतलब है कि न्यूक्लियर एनवेलप भी गायब ग्रेजुअली होगा। तो अगर मैं ये कहता हूं कि प्रोफेज का एंड मैं तब कहूंगा जब न्यूक्लियर एनवेलप गायब होना शुरू हो जाए, तो जाहिर सी बात है मेटाफेज का शुरुआत मैं उसको कहूंगा जब न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरह से गायब हो जाए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सो एनसीईआरटी हमें ये कहती है कि प्रोफेज का एंड हम तब कहते हैं जब माइक्रोस्कोप के अंदर हमें न्यूक्लियर एनवेलप दिखना बंद हो जाए, यानी कि ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो जब पूरी तरह से न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो जाए तब मैं ये कहूंगा कि मेटाफेज शुरू हो चुका है। इसीलिए मैंने ये कहा कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज। सो ये हो गया हमारा इसमें सबसे पहला होने वाला चेंज। उसके बाद मैं ये कहता हूं कि क्रोमोसोम स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। तो जाहिर सी बात है कि अगर न्यूक्लियर एनवेलप हो चुका है डिसइंटीग्रेट, तो क्रोमोसोम अब पूरे साइटोप्लाज्म में हर जगह फैल जाएंगे, जो कि मैंने कंडेंस करना शुरू कर दिया था मेरे क्रोमैटिन मटेरियल को पिछले स्टेप में। सो वो जो क्रोमोसोम है वो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म फैल जाएंगे। और एक चीज अगर आप सोचो तो स्पिंडल फाइबर मैंने पिछले ही स्टेप में बना लिया था, बट मैंने उसको अटैच नहीं किया था मेरे क्रोमोसोम्स के साथ। उसका रीजन यही था कि पिछले स्टेप में न्यूक्लियर एनवेलप मुझे देखने को मिल रहा था। तो जब तक न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है तब तक पॉसिबल नहीं है कि साइटोप्लाज्म में मिलने वाला स्पिंडल फाइबर उस न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर प्रेजेंट उन क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाए। बट अब सिंस क्रोमोसोम स्प्रेड हो चुका है तो वो स्पिंडल फाइबर बिल्कुल इन क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर में अटैच हो सकते हैं। नेक्स्ट मैं ये कहता हूं वेरी इंपॉर्टेंट कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीट। इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखना। क्रोमोसोम्स ग्रेजुअली कंडेंस हो रहे हैं लगातार। पिछले स्टेप में पूरी तरह से कंडेंस नहीं हुए थे, बट इस स्टेप में आके मैंने उस जेनेटिक मटेरियल को पूरी तरह से कंडेंस कर दिया है। यानी कि अगर मैं आपको पूछूं कि प्रोफेज का क्रोमोसोम साइज में ज्यादा बड़ा होगा या फिर मेटाफेज का साइज में ज्यादा बड़ा होगा क्रोमोसोम, तो आप मुझे बिल्कुल कह सकते हो कि भैया प्रोफेज का क्रोमोसोम ज्यादा बड़ा होगा, और वो इसलिए क्योंकि वहां पे कंडेंसेशन उसकी कंप्लीट नहीं हुई है। यानी कि इस वाले स्टेप में क्रोमोसोम मुझे और भी छोटा नजर आएगा और भी कॉम्पैक्ट नजर आएगा। Which is why मैं ये कहूंगा कि मेटाफेज इज द बेस्ट टाइम टू काउंट क्रोमोसोम नंबर।
एंड स्टडी इट्स साइज एंड मॉर्फोलॉजी। जितने भी क्रोमोसोम के स्टडी हम करते हैं वो सब के सब हम मेटाफेज वाले स्टेप में करते हैं। अगर मुझे किसी सेल में उसके क्रोमोसोम को स्टडी करना है तो मैं वेट करूंगा कि कब वो मेटाफेज में एंटर करे अपने सेल साइकिल में, और यही वो टाइम है जब मैं उस क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को स्टडी करूंगा, उसके साइज को स्टडी करूंगा, और साथ ही मैं उसके नंबर को काउंट कर पाऊंगा कि उस न्यूक्लियस के अंदर कितने सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो जरा अब हम देखते हैं कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता कैसा है, एक प्रॉपर मेटाफेजिक क्रोमोसोम कैसा दिखता है। वो अपने मोस्ट कंडेंस फॉर्म में नजर आएगा। साथ ही ये चीज हम जानते हैं कि उसमें दो सिस्टर क्रोमैटिड्स मुझे नजर आते हैं। ये एक क्रोमैटिड है, वेरेज ये वाला दूसरा क्रोमैटिड है। दो किस लिए? क्योंकि मैंने डीएनए के अमाउंट को डबल कर दिया था मेरे एस फेज में, और ये क्रोमोसोम्स कुछ और नहीं है बल्कि डीएनए ही है, जिसको मैंने हिस्टोन प्रोटीन्स के इर्द गिर्द लपेटा है, उसको कंडेंस किया है उस डीएनए के धागे को, और एक थोड़ा कंडेंस्ड धागा बनाया जिसका नाम मैंने कहा था क्रोमैटिन फाइबर। उस क्रोमैटिन फाइबर को हाईली कंडेंस करने के बाद मुझे ये क्रोमोसोम नजर आता है, जिसमें मैंने कहा कि मुझे दो सिस्टर क्रोमैटिड्स नजर आ रहे हैं। सेंटर में हमें दिखता है ये सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर है वो कंस्ट्रिक्शन जहां पे ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में अटैच्ड है। तो अगर मैं आपको पूछूं कि सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे से अटैच्ड कौन से पॉइंट पे, तो आप बिल्कुल मुझे कह सकते हो कि सेंट्रोमियर में वो अटैच्ड है भैया। उसके बाद हम एक स्पेशल स्ट्रक्चर देखते हैं जिसका नाम है काइनेटोकोर। एक क्रोमोसोम में दो काइनेटोकोर मुझे देखने को मिलते हैं। ये एक काइनेटोकोर रहा, ये दूसरा काइनेटोकोर मुझे यहां पे देखने को मिला। ये काइनेटोकोर क्या होता है, इस चीज को हम जरा डिटेल में स्टडी करते हैं। इतनी कहानी अगर मैं समझ आ गई हो तो हम जरा फटाफट आगे ही कहानी देखते हैं। तो काइनेटोकोर के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कहता हूं कि इट इज ए डिस्क शेप्ड प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर टू विच स्पिंडल फाइबर गेट्स अटैच्ड। यानी कि मेटाफेज में जब भी स्पिंडल फाइबर आके क्रोमोसोम से अटैच होना चाहेगा तो वो अटैच होगा कहां पे? वो इसके काइनेटोकोर में कुछ इस तरह से अटैच होगा। एक स्पिंडल फाइबर यहां से आएगा और दूसरा स्पिंडल फाइबर यहां से आएगा और वो इसके काइनेटोकोर में आके अटैच होगा। अब इसमें एक समझने वाली बात यह है कि प्रोफेज के क्रोमोसोम में मुझे काइनेटोकोर नजर नहीं आता, क्योंकि वहां पे क्रोमोसोम की कंडेंसेशन कंप्लीट नहीं हुई थी। और साथ ही मैं ये भी तो कह रहा हूं कि मॉर्फोलॉजी अगर स्टडी करनी हो क्रोमोसोम की तो सबसे बेस्ट टाइम मेटाफेज है। सो इसी पे स्टडी करो, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियरली नजर आएंगी। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका प्रोटीनेशियस नेचर होता है, प्रोटीन का बना हुआ ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने ये कहा कि वन क्रोमोसोम हैव टू काइनेटोकोर, जो कि आपको यहां दिख रहा होगा। एक क्रोमोसोम में मुझे दो काइनेटोकोर नजर आ रहे हैं, एंड वन क्रोमोसोम इज अटैच्ड टू टू स्पिंडल फाइबर। दोनों काइनेटोकोर में एक ऊपर से आएगा, एक नीचे से आएगा, दो स्पिंडल फाइबर आएंगे, जो कि एनसीईआरटी कहती है कि दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हमारे पास है, एक सिस्टर क्रोमैटिड के पास एक पोल से स्पिंडल फाइबर आ रहा होगा, वेरेज ऑपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर आके दूसरे सिस्टर क्रोमैटिड के काइनेटोकोर में अटैच होगा। और स्पिंडल फाइबर को मैं क्रोमोसोमल फाइबर भी कह सकता हूं, ये टर्म ध्यान रखेंगे। क्रोमोसोमल फाइबर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्रोमोसोम से आके अटैच हो रहा है। सो इस चीज को आप एनसीईआरटी में चेक करो कि ट्रांजिशन टू मेटाफेज वाला जो डायग्राम है, थर्ड डायग्राम, उसमें उसने क्या दिखाया है? उसने ये दिखाया है कि क्रोमोसोम्स पूरे साइटोप्लाज्म में इस वक्त फैले हुए हैं और स्पिंडल फाइबर दोनों ही पोल से आके उन क्रोमोसोम्स पे अटैच हो चुके हैं उसके काइनेटोकोर में। एंड देन मैं ये कहूंगा कि नाउ क्रोमोसोम स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेल। यानी कि अब वो टाइम है जब स्पिंडल फाइबर इससे अटैच हो चुके हैं, तो ये वो टाइम है जब ये क्रोमोसोम सेल के सेंटर की ओर मूव करना शुरू करेंगे। आप इस पूरे चीज को कहानी की तरह याद रखो बिल्कुल, कि मैंने शुरुआत प्रोफेज से की थी। मैंने ये कहा था कि जैसे ही क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होना शुरू हो, मैं कहूंगा कि हम माइटोटिक फेज में एंटर कर चुके हैं, और माइटोटिक फेज का सबसे पहला फेज प्रोफेज, इसमें हम एंटर कर चुके हैं। नेक्स्ट मैंने ये कहा था कि प्रोफेज में ही सेंट्रियोल्स ऑपोजिट पोल में मूव करना शुरू होते हैं, या आप कह लो कि सेंट्रोजोम ऑपोजिट पोल में मूव करना शुरू होते हैं। एंड साथ ही यहां पे इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल होता है, यानी कि माइटोटिक स्पिंडल प्रोफेज में बनना शुरू होते हैं। फिर हमने ये कहा था कि सारे सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड देन उस सेल का न्यूक्लियोलस एटसेट्रा, ये सारी चीजें डिसअपियर हो जाएंगी। एंड जैसे ही मुझे उसमें न्यूक्लियर इन्वेलप देखना बंद होगा, वैसे ही मैं ये कहूंगा कि प्रोफेज एंड हो चुका है इस पॉइंट पे। फिर हम आ गए थे मेटाफेज पे। मेटाफेज पे हमने ये कहा था कि न्यूक्लियर एनवेलप का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, इट विल मार्क द बिगिनिंग ऑफ मेटाफेज।
फिर हमने ये कहा था कि क्रोमोसोम पूरी तरह से यहाँ पे आके कंडेंस हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी, उसकी साइज और साथ ही उसका नंबर मैं यहाँ पे अच्छी तरह से स्टडी कर सकता हूँ। इस वाले फेज में आके मैं इसको स्टडी कर सकता हूँ। फिर हमने उसके स्ट्रक्चर में काइनेटोकोर की बात की थी, जहां पे हमने ये कहा कि वो एक डिस्क शेप प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है। एक क्रोमोसोम में 2 काइनेटोकोर प्रेजेंट है, यानी कि एक क्रोमोसोम में 2 स्पिंडल फाइबर या 2 क्रोमोसोमल फाइबर अटैच होंगे और वो क्रोमोसोम्स सेल के सेंटर की ओर मूव करना शुरू होगा। तो अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ह्यूमन के स्किन सेल को अगर हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो मेटाफेज में उस एक सेल में कितने सारे काइनेटोकोर प्रेजेंट होंगे, तो इसका आंसर आप क्या दोगे, जरा सोच के मुझे बताओ। इसका आंसर हम ये कहेंगे कि सिंस एक सेल के अंदर में 46 क्रोमोसोम्स है एंड एक क्रोमोसोम में 2 काइनेटोकोर प्रेजेंट है, तो टोटल 92 काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होंगे एक सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं ये पूछूं कि कितने सारे क्रोमोसोमल फाइबर प्रेजेंट होंगे इस वक्त, ये बताओ, तो क्रोमोसोमल फाइबर भी 92 प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एक काइनेटोकोर में हमने देखा एक क्रोमोसोमल फाइबर अटैच हो रहा है, तो 92 काइनेटोकोर्स है, 92 क्रोमोसोमल फाइबर अटैच होगा। फिर अगर मैं यहाँ पे ये पूछता हूं कि एक क्रोमोसोम कितने क्रोमोसोमल फाइबर से अटैच्ड है, तो आप कहोगे कि एक क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोमल फाइबर से अटैच्ड है, जो कि दोनों पोल्स से आ रहे होंगे। इतनी बातों को हमने अच्छे से समझा। यहाँ पे अगर अब मैं बीच में आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मुझे एक बात बताओ, क्या इस फेज में, या फिर मैं कहूं कि क्या मुझे माइटोटिक फेजेस में, माइटोसिस के जितने फेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इन सब में क्या मुझे प्रोटीन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा? जरा सोच के बताओ मुझे, क्या प्रोटीन सिंथेसिस होगी? जैसा कि मैंने कहा था कि इंटरफेज में प्रोटीन्स बन रहे हैं, चाहे मैं G1 फेज की बात करूं, चाहे मैं S फेज की बात करूं, चाहे G2 की बात करूं, वहां पे हमने बार बार कहा था कि प्रोटीन फॉर्मेशन हो रहा है, बट क्या यहां पे मुझे प्रोटीन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा? इस चीज को अगर आप सोचो तो इसका आंसर ये है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन इन फेजेस में देखने को नहीं मिलता। इस चीज को आप एड ऑन करना। वो रीजन ये है कि क्योंकि मैंने प्रोफेज में न्यूक्लियोलस को कर दिया है डिसअपियर। इस चीज को आप याद रखना कि न्यूक्लियोलस का काम प्रोटीन सिंथेसिस होता है। न्यूक्लियस उस सेल के अंदर में प्रोटीन बना रहा होता है। क्योंकि मैंने प्रोफेज में ही न्यूक्लियोलस को कर दिया है डिसअपियर, इसीलिए प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में मैं या फिर ये कहूं कि जब तक न्यूक्लियोलस वापस नहीं आ जाता तब तक प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा उस सेल में। इस पॉइंट को याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है हमारे एग्जाम में बिल्कुल। इतनी कहानी अगर क्लियर हो तो हम जरा फटाफट आगे ये कहानी देखते हैं कि कैसे अब ये सारे क्रोमोसोम्स उस सेल के सेंटर की ओर मूव करना शुरू करेंगे और उसके बाद क्या होगा उस चीज को। तो अब हम ये कहेंगे कि क्रोमोसोम अरेंज इटसेल्फ एट द इक्वेटर। जैसा कि हमने ये कहा था कि वो क्रोमोसोम्स जो कि अभी पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए थे, वो धीरे धीरे इस सेल के सेंटर में आना शुरू होंगे, यानी कि इस सेल के इक्वेटर की तरफ आना शुरू होंगे। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि वो खुद को अरेंज कर लेते हैं इस इक्वेटर में, इस सेल के। एंड देन आई विल से that plane of alignment of chromosomes at the equator is called as metaphase plate, या फिर इसको मेटाफेजिक प्लेट भी कह सकते हैं। तो इस चीज को अगर आप समझो कि एक सेल को अगर आप इमेजिन कर लो और उसके सेंटर में सारे के सारे क्रोमोसोम्स आके अलाइन हो चुके हैं, जिसमें एक पोल, ऊपर वाले पोल से उसमें एक स्पिंडल फाइबर आया है, वेरएज नीचे वाले पोल से उसमें दूसरा स्पिंडल फाइबर आया है। तो ये प्लेन जो बनेगा जहां पे सारे क्रोमोसोम्स अलाइन हुए हैं, इस प्लेन को हम कहेंगे कि ये प्लेन मेरा मेटाफेज प्लेट है। और जैसे ही ये चीज कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि ये अलाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा इन क्रोमोसोम्स का इस मेटाफेज प्लेट में, वैसे मैं कहूंगा कि मेटाफेज यहां पे हो चुका है कंप्लीट। और इसके बाद के होने वाले चेंजेस को अब मैं एनाफेज का नाम दूंगा। इस टाइम पे आके मेटाफेज हो चुका है कंप्लीट। अब यहां पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा। अगर अभी आप करेंटली 11th स्टडिंग हो तो ये चीज आपने अभी तक पढ़ी नहीं होगी, बट अगर आप 12th स्टडिंग हो या फिर आपने ड्रॉप ले रखा है तो ये चीज आपने बिल्कुल देखा होगा, और उसको अब यहां पे लिंक करना। 12th के चैप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की हम बात करेंगे। वहां पे हम पोलेन ग्रेन में माइटोसिस की बात करेंगे। हम वहां पे ये पढ़ते हैं कि अगर ये मेरा पोलेन ग्रेन है तो वहां पे ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज वैक्यूल, एक बड़े वैक्यूल के वजह से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है पुश, और ये पूरा स्ट्रक्चर पुश होके उस सेल के एक कॉर्नर में आ जाता है। यानी कि
अब ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स खुद को उस सेल के इक्वेटर पे लाइन नहीं करेंगे। यहां पे हमने ये देखा था, जो कि नॉर्मल केस में होता है, कि ये सारे क्रोमोसोम्स खुद को इस सेल के इक्वेटर में लेके आते हैं, उसको हम कहते हैं कि मेटाफेज प्लेट है। एंड देन जब यहां से डिवीजन होती है तो ये सेल इक्वली डिवाइड होता है। जो मुझे दो डॉटर सेल मिलते हैं वो इक्वल साइज के आते हैं, क्योंकि मैंने यहां पे बीच में से डिवीजन करा है। बट इस केस में ये होता है कि ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो हम यहां पे देख रहे हैं, ये पुश हो जाता है टुवर्ड्स वन कॉर्नर ऑफ द सेल। तो उसको मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं कि ये सारे क्रोमोसोम्स एक कॉर्नर में आ गए, और अब जब वहां पे स्पिंडल फाइबर मुझे देखने को मिलेंगे एंड देन इसका डिवीजन होगा, ये आगे जाके सेपरेट होंगे ये सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में सब्सिक्वेंट फेजेस में, तब ये सेल इस प्लेन से डिवाइड करेगा, ना कि इस प्लेन से। तो मैंने क्या देखा, इस वजह से यहां पे अनइक्वल डिवीजन होगा और ये सेल टूटेगा इनटू टू डॉटर सेल्स, जिसमें एक बड़े साइज का होगा और एक छोटे साइज का होगा। तो हमने यहां पे ये समझा कि जब ये क्रोमोसोम्स अपने आप को इस सेल के इक्वेटर पे लाकर अलाइन करेंगे, तब इक्वल साइज की डिवीजन होगी। जो दो डॉटर सेल्स मुझे मिलेंगे वो इक्वल इन साइज होंगे। वेयरएज जब किसी कारण के वजह से अगर ये क्रोमोसोम्स पुश हो जाते हैं उस सेल के एक कॉर्नर में या किसी साइड में, तब जो डिवीजन होगी वो अनइक्वल होगी और मुझे दो अलग अलग साइज के डॉटर सेल्स नजर आएंगे। यानी कि डिवीजन हमेशा और हमेशा स्पिंडल फाइबर के सेंटर में से होती है। ये स्पिंडल फाइबर रहा, उसके सेंटर में से डिवीजन हो रही है। यहां पे भी ये स्पिंडल फाइबर रहा, उसके सेंटर में से डिवीजन हो रही है। अगर तो जैसा कि इस केस में मैंने ये देखा था कि स्पिंडल फाइबर का सेंटर और सेल का सेंटर दोनों ही एक ही जगह पे लाई कर रहे थे, बट इस केस में हमने क्या देखा कि स्पिंडल फाइबर का सेंटर और सेल का सेंटर अलग अलग है, इस वजह से अनइक्वल डिवीजन हो रही है। बट यहां पे स्पिंडल फाइबर का सेंटर और इस सेल का सेंटर एक ही है, इस वजह से यहां पे इक्वल डिवीजन हो रही है। इस डायग्राम को आप बिल्कुल अच्छे से अपने नोटबुक में कर लो ड्रॉ। इसे ड्रॉ करने की नीड नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। इतनी बातें अगर हमें हो गई हो क्लियर, तो अब हम फटाफट एनाफेज को देखते हैं कि उसमें चेंजेस कैसे कैसे हो रही होती है। तो एनाफेज में मैंने सबसे पहले यह कहा कि ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट स्प्लिट एट इट्स सेंट्रोमियर। यानी कि एनाफेज से पहले जो सारे क्रोमोसोम्स मेटाफेज प्लेट पे आके अलाइन हुए थे, अब वो सब के सब अपने सेंट्रोमियर से स्प्लिट हो जाएंगे और एक से दो में बढ़ जाएंगे। एंड देन आई विल से that the two sister chromatids are now referred to as chromosomes of future daughter nuclei। very important line, इस चीज को बड़े ही ध्यान से समझना है कि वो क्रोमोसोम जो कि अभी तक अपने सेंट्रोमियर से अटैच्ड थे और एक क्रोमोसोम में हमें दो सिस्टर क्रोमैटिड्स देखने को मिल रहे थे, अब वो अपने सेंट्रोमियर से हो जाएंगे स्प्लिट। एंड देन इस एक सिंगल स्ट्रक्चर को मैं अब एक क्रोमोसोम कहकर रेफर करूंगा। अब इसको मैं एक क्रोमैटिड नहीं कहूंगा। यानी कि इस स्टेज पे आके मैं अब ये कहूंगा कि ये एक सिंगल क्रोमोसोम है जिसके पास एक सिंगल क्रोमैटिड है। इसी तरह से ये दूसरा क्रोमोसोम है और इसके पास एक सिंगल क्रोमैटिड है। इसी को मैंने लिखा है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स आर नाउ रिफर्ड टू एज क्रोमोसोम। बट यहां पे एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमैटिड थे, यहां पे अब एक क्रोमोसोम में एक सिंगल सिस्टर क्रोमैटिड है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है और इस चीज को हमें बिल्कुल याद रखना है कि अब इन सिस्टर क्रोमैटिड्स को हम और सिस्टर क्रोमैटिड के नाम से नहीं जानेंगे, अब इसकी आइडेंटिटी क्रोमोसोम्स के नाम से जानी जाएगी। एंड देन द क्रोमोसोम्स विल बिगिन टू मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। यानी कि अब जब ये अपने सेंट्रोमियर से स्प्लिट हो गए हैं तो ये स्पिंडल फाइबर इन्हें इनके रिस्पेक्टिव पोल्स की ओर खींचेगा। यानी कि एक स्पिंडल फाइबर जो ऊपर वाले पोल से आ रहा था वो उसको ऊपर की ओर खींचेगा इस क्रोमोसोम को, वेरएज ये इसको नीचे की ओर खींचेगा। तो अब हमें अगर इतनी कहानी अच्छे से क्लियर हो गई हो तो हम जरा इन क्रोमोसोम्स के पोलवर्ड मूवमेंट को डिटेल में स्टडी करते हैं कि एनसीईआरटी हमें इन लाइनों से क्या कहना चाहती है कि द सेंट्रोमियर इज टुवर्ड्स द लीडिंग एज वेरएज द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेल्स बिहाइंड। इन लाइनों का मतलब क्या है, इनको जरा हम डिटेल में समझते हैं। तो हम अल्टीमेटली ये कहते हैं कि जैसे सारे क्रोमोसोम्स उस सेल के पोल पे पहुंच जाए, रेस्पेक्टिव पोल पे, यानी कि ये वाले ऊपर और ये वाले नीचे, वैसे ही एनाफेज हो जाता है एंड। बट यहां पे अब एक चीज को समझो आप कि मान लो ये मेरा क्रोमोसोम है और इसको मैं बीच में से करता हूं अलग।
अब बीच में से अलग करने के बाद अगर मैं यहाँ पे एक रस्सी बांधूं और उससे इसको ऊपर की ओर खींचूं, तो ये दोनों आर्म्स, क्या ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों आर्म्स इस क्रोमोसोम के जरा नीचे की ओर बेंड हो जाएंगे? अगर मैं इसको फोर्स लगा के ऊपर की ओर खींच रहा हूं तो कॉमन सेंस वाली बात है कि ये बीच में से बेंड हो जाएगा और दोनों आर्म्स नीचे की ओर आ जाएंगे। और इसका ठीक उल्टा होगा नीचे की तरफ में। अगर मैं यहां से इसको खींच रहा हूं तो ये दोनों आर्म्स ऊपर की ओर बेंड हो जाएंगे और ये जो सेंट्रोमियर है ये पोल की तरफ फेस कर रहा होगा। और यही चीज हमें एनसीईआरटी कहती है कि जब ये दोनों अलग हो चुके हैं और इसको हम स्पिंडल फाइबर की मदद से खींच रहे हैं टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, तो होता यह है कि सेंट्रोमियर इज टुवर्ड्स द पोल, यानी कि ये जो सेंट्रोमियर है ये इस सेल के पोल को फेस कर रहा होता है, जिसको मैं कह रहा हूं कि लीडिंग एज, यानी कि ये सेंट्रोमियर इस मूवमेंट को लीड कर रहा है। वेयरएज द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम दे ट्रेल बिहाइंड, ये दोनों आर्म इसके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। इसी को वो कह रहा है कि द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेल बिहाइंड। इस डायग्राम को आप बिल्कुल नीटली अपने नोटबुक में ड्रॉ करो और इस चीज को भी ड्रॉ करना ताकि आपको ये थोड़ा समझ में आए कि क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर लीडिंग एज में है और उसके आर्म्स ट्रेल बिहाइंड कर रहे हैं। अब एक चीज जरा आप समझो कि मेटाफेज में मैंने ये कहा था कि इट इज द परफेक्ट स्टेज फॉर अस टू स्टडी द क्रोमोसोमल मॉर्फोलॉजी, द साइज ऑफ क्रोमोसोम एज वेल एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बट अगर मुझे क्रोमोसोम्स के शेप को स्टडी करना है तो उसके लिए एनाफेज सबसे बेस्ट फेज है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन समझो। अगर आप एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 को ओपन करो, वहां पे न्यूक्लियस वाले पार्ट में जाना, उसने वहां पे 4 अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम्स को ड्रॉ कर रखा है। हम उसे जरा डिटेल में स्टडी करते हैं। सबसे पहला क्रोमोसोम जिसको मैं कहता हूं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम के बिल्कुल सेंटर में इसका सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, जिसको मैं लिख रहा हूं कि सेंट्रोमियर प्रेजेंट एट द मिडिल। इस वजह से इसके जो आर्म्स है, एक ऊपर वाला आर्म और नीचे वाले आर्म, वो दोनों इक्वल लेंथ के होंगे। वेयरएज इसके बाद आता है मेरा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, यानी कि इसका सेंट्रोमियर जो है इट इज प्रेजेंट स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल। इसका सेंट्रोमियर मेटासेंट्रिक की तरह मिडिल में नहीं होगा, क्रोमोसोम के जरा साइड में होगा, मिडिल से थोड़ा दूर होगा। इसके वजह से इसका एक आर्म शॉर्ट, स्लाइटली शॉर्ट, वेयरएज दूसरा आर्म स्लाइटली लॉन्ग होता है एज कंपेयर टू द शॉर्ट आर्म। इसके बाद हमारे पास आता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसमें द सेंट्रोमियर इज क्लोज टू द एंड। यहां पे इस क्रोमोसोम के लगभग एंड में उसका सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। इसके वजह से इसका एक आर्म बहुत ज्यादा शॉर्ट, वेयरएज दूसरा आर्म बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है। एंड लास्ट में मेरे पास आता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसमें सेंट्रोमियर टर्मिनल है, यानी कि ऑलमोस्ट, या आप कह लो कि बिल्कुल उसके टिप पर ही प्रेजेंट है। इसके वजह से यहाँ पे आर्म्स एज सच मुझे नहीं दिख रहे कि मैं कह दूं कि एक शॉर्ट है एक लॉन्ग है, क्योंकि एक जैसा ही एक सिंगल ही आर्म मुझे लगभग नजर आ रहा है। अब यहाँ पे ये समझो कि जब एनाफेज में मैं इसको स्प्लिट करके खींच रहा हूँगा टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, मान लो ये मेरा क्रोमोसोम है, इसको मैंने करा स्प्लिट और इसको खींच रहा हूँ, तो क्या वो कुछ इस तरह से नजर नहीं आएगा कि ये रहा एक आर्म, ये रहा दूसरा आर्म इस क्रोमोसोम का, और ये दोनों इक्वल लेंथ पे है। और सिमिलरली इसको देखे तो ये इसका एक आर्म और ये इसका दूसरा आर्म, और ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं। तो क्या मुझे ये शेप, ये स्ट्रक्चर कुछ इन्वर्टेड वी जैसा नजर नहीं आ रहा? इसको मैं कह सकता हूं कि ये मेरा इन्वर्टेड वी शेप है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एनाफेज में इन्वर्टेड वी जैसा नजर आता है माइक्रोस्कोप के नीचे। अब जरा सब मेटासेंट्रिक में आ जाते हैं। इसको अब इमेजिन करना, मैंने एक ड्रॉ कर दिया, बाकी तीनों आप इमेजिन करना। अगर मैं सब मेटासेंट्रिक को बीच में से अलग करूं और खींचना चालू करूं तो ये मुझे कुछ कुछ इन्वर्टेड एल शेप जैसा नजर आएगा, जहां पे ये एक आर्म थोड़ा छोटा है वेयरएज दूसरा आर्म स्लाइटली लॉन्ग है, जिसको मैं इन्वर्टेड एल शेप कह रहा हूं। इस चीज को ध्यान रखना। इसके बाद एक्रोसेंट्रिक पे आ जाते हैं। एक्रोसेंट्रिक को भी अब करा अलग और शुरू करा इसको खींचना टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल, तो ये मुझे इन्वर्टेड जे शेप का नजर आएगा, जहां पे एक आर्म बहुत ज्यादा छोटा है वेयरएज दूसरा आर्म बहुत ज्यादा लंबा है। एंड अल्टीमेटली अगर टीलोसेंट्रिक को आप बीच में से अलग करो और खींचना शुरू करो टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, तो ये मुझे आई शेप का नजर आता है। इन्वर्टेड आई कह रहा हूं या फिर इसको सिंपली आई कह लो, क्योंकि यहां पे दूसरा आर्म मुझे लगभग नजर ही नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसको आई शेप कह रहा हूं। तो मैंने यहां पे कंक्लूड क्या किया कि
एनाफेज बेस्ट फेज है क्रोमोसोम के शेप को स्टडी करने के लिए, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, जहां पे मुझे इन्वर्टेड वी शेप, एल शेप, जे शेप या आई शेप के क्रोमोसोम्स नजर आते हैं। वेरएज अगर मुझे उसकी मॉर्फोलॉजी, साइज या फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम को स्टडी करना है तो फिर मैं मेटाफेज को प्रेफर करूंगा। एंड लास्टली कंक्लूड क्या करना है कि एनाफेज खत्म कब होगा, मैं क्या बोलूंगा, जब ये सारे क्रोमोसोम्स अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पे पहुंच जाएंगे, वैसे ही एनाफेज हो जाएगा कंप्लीट। और इसके बाद के चेंजेस को मैंने टीलोफेज का नाम दिया है। अब अगर आपको इतनी बातें समझ आ गई हो तो हम फटाफट टीलोफेज को देखते हैं कि टीलोफेज में होता क्या है और किन चेंजेस को मैं क्लब करके टीलोफेज का नाम दे रहा हूं। तो अब हम कैरियोकाइनेसिस के आखिरी फेज विच इज टीलोफेज पे पहुंच चुके हैं, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन का ये आखिरी फेज है इस सेल साइकिल में। इसको हम फटाफट देखते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे ये कहूंगा, जो चीज कॉमन सी बात है और इसको समझ लो, कि इट इज द रिवर्स ऑफ प्रोफेज, यानी कि प्रोफेज में मैंने जो जो चेंजेस किए थे, टीलोफेज में आके यहां पे ठीक उसका उल्टा करना है और इसको देखना और मैच करते जाना इन चीजों को। सबसे पहले मैंने कहा कि क्रोमोसोम्स एट द पोल डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी फॉर्मिंग क्रोमेटिन फाइबर, यानी कि एनाफेज में जिन क्रोमोसोम्स को मैं खींच के ऑपोजिट पोल्स पे लेकर गया था वो अब डीकंडेंस हो जाएंगे और अब वो अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी आइडेंटिटी को खो देंगे एज अ क्रोमोसोम और बना देंगे वापस क्रोमेटिन फाइबर। तो प्रोफेज में मैंने क्या किया था, क्रोमेटिन फाइबर को कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाया था, यहां पे मैं क्रोमोसोम को डीकंडेंस करके दोबारा से क्रोमेटिन फाइबर बना दूंगा। यानी कि टीलोफेज में आके अब और क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, मुझे अब वापस से डीएनए का वो लूज धागा मिल गया है जिसको मैं क्रोमेटिन फाइबर कह रहा हूं। नेक्स्ट मैंने कहा कि न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा एटसेट्रा में मेरे बाकी सेल ऑर्गेनल्स आ जाते हैं, ये सब के सब रीअपियर हो गए। अगर आप याद करो तो इन सब को मैंने प्रोफेज में गायब करवाया था, अब ये सब के सब वापस आ गए। फिर मैंने कहा कि टू पोल्स विथ क्रोमेटिन फाइबर फॉर्म्स द न्यूक्लियस। तो मैंने ये देखा अभी कि वो क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल में गए थे, वो डीकंडेंस हो गए थे, और अब ऑपोजिट पोल में डीकंडेंस होने के बाद उसके इर्द गिर्द दोबारा से एक न्यूक्लियर एनवेलप आ गया। तो जाहिर सी बात है कि ऑपोजिट पोल्स में मुझे अब दो डॉटर न्यूक्लियाई मिल गए, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप ने आके उस क्रोमेटिन फाइबर को दोबारा से सराउंड कर लिया है। तो मुझे उस सेल के दो ऑपोजिट पोल में दो डॉटर न्यूक्लियाई अब देखने को मिलेंगे, और साथ ही ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स भी वापस आ चुके हैं। एंड देन मैं ये कहूंगा कि द स्पिंडल फाइबर क्लोज टू द पोल्स डिसअपियर। लगभग सारे स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाते हैं और उसके पोल्स में भी जितने भी स्पिंडल फाइबर थे वो सबके सब डिसअपियर हो जाते हैं। बट यहां पे एक कैच है, उस चीज को समझना। सम स्पिंडल फाइबर रिमेन एट द इक्वेटर मेनली इन प्लांट सेल टू कैरी आउट साइटोकाइनेसिस, यानी कि अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो उसके इक्वेटर में थोड़े स्पिंडल फाइबर अभी भी रह जाते हैं इंटैक्ट, और उनका काम क्या है, उनका काम है साइटोकाइनेसिस कैरी आउट करना। इसके बाद जब हम साइटोकाइनेसिस को स्टडी करेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे वो स्पिंडल फाइबर प्लांट सेल के केस में जो इक्वेटर पे अभी भी रह गए हैं इंटैक्ट, वो हेल्प कर रहे हैं साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस में, यानी कि उसके साइटोप्लाज्म के डिवाइड करने के प्रोसेस में ये हेल्प कर रहे हैं। इसके बाद हम जरा फटाफट इसके डायग्राम को देख लेते हैं जो आप ड्रॉ करोगे अपने नोटबुक में, टीलोफेज के डायग्राम को। तो आप फटाफट अपने नोटबुक में इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कर लो। यहां पे हमने क्या देखा कि वो क्रोमोसोम्स जिनको मैंने ऑपोजिट पोल पे ले आया था पहले, अब उसको डीकंडेंस करके मैंने दोबारा से क्रोमेटिन फाइबर बना दिया है, और उसके इर्द गिर्द मैंने एक न्यूक्लियर एनवेलप ड्रॉ कर दिया है। ये उसका न्यूक्लियर एनवेलप है जो मैंने उसके इर्द गिर्द बना दिया है। इसके वजह से अब इन ऑपोजिट पोल्स में मुझे डॉटर न्यूक्लियाई देखने को मिल रहे हैं। साथ ही मैं उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस था उसको वापस ले आया, सेंट्रोसोम्स अभी भी वहीं के वहीं है जहां पे वो पहले से थे, और साथ ही वापस आ गए होंगे इसमें उसके गोल्जी एपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा। इसके बाद अब समझो कि बचा क्या है इस सेल के साइकिल में। अब न्यूक्लियस को तो मैंने कर दिया डिवाइड, यानी कि कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। अब मुझे साइटोकाइनेसिस करना है, यानी कि इसके साइटोप्लाज्म को इक्वली डिवाइड करते हुए इस सेल को बीच में से मुझे अलग करना है ताकि मुझे दो डॉटर सेल सेपरेट मिल जाए। अब
साइटोकाइनेसिस में मुझे एक और चीज करना होगा। मैंने जितने भी सेल ऑर्गेनल्स को डुप्लीकेट करा था इससे पहले वाले फेजेस में, उसको मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उन डॉटर सेल्स के बीच में। इसका मतलब साइटोप्लाज्म को डिवाइड करके 2 इक्वल साइज के डॉटर सेल बनाना और उसके सारे सेल ऑर्गेनल्स को अब डिस्ट्रीब्यूट करना, ये हमारा रह गया साइटोकाइनेसिस में। बट आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा अब अगर मैंने बताया तो दिमाग एक्टिवेट होने के बजाय हैंग हो जाएगा और ये होने नहीं देना, क्योंकि अगले लेक्चर में आपको वापस भी आना है। तो हमने आज देखा क्या, हमने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज को अच्छे से समझा। नेक्स्ट क्लास में हम साइटोकाइनेसिस को पढ़ेंगे, हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को भी पढ़ेंगे, और एक छोटा सा टॉपिक बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर, वो है चेक पॉइंट्स इन सेल साइकिल। उसको समझेंगे कि चेक पॉइंट होता क्या है। यूजुअली चेक पॉइंट पहले बताया जाता है, बट मैं आपको एंड में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सिंस अब आपने सारे फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज को अच्छे से पढ़ लिया है, इंटरफेज को भी पढ़ लिया, तो अब आपको चेक पॉइंट बहुत ही आसानी से समझ आएगा और आप बहुत ही जल्दी उनको अच्छे से समझ जाओगे। सो नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए मिलते हैं। जितना भी चीजें आज पढ़ाई है मैं रिपीट करूंगा, सारी चीजें एक साथ करने मत बैठना। इंडिविजुअल वीडियो में जितना पढ़ाता हूं, वीडियो खत्म होने के बाद जो आपने नोट्स बनाए हैं, और मेक श्योर करना कि आप नोट्स बनाओ, ऐसा मत करना कि नोट बना ही नहीं रहे हो। जो आपने नोट्स बनाए हैं उसको अच्छे से रिवीजन किया करो, और अगले वीडियो में आने से पहले भी एक बार रिवीजन किया करो, तब केबीसी खेलने में मजा आता है। वरना तो फिर मैं ही सवाल पूछता हूं और बैठ के देखते हो, वो सही नहीं लगता। सो तब तक के लिए धुएंधार तरीके से पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और ये वीडियो पसंद आया तो हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और इसको शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। See ya, take care, bye bye।